Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. अभी तक हमने CMA फाउंडेशन का कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंडामेंटल स्टार्ट किया था. अब ये नए वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तक हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तक कंप्लीट किया है. अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच द वीडियोस अप टिल नाउ, क्योंकि अभी तक हमने सिलेबस बहुत खत्म कर दिया है. ऑलमोस्ट 20 वीडियोस आई हैव अपलोडेड. सो वो चीज़ आप पहले देख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा. ठीक है. तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज अ न्यू टॉपिक, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस आप यूज टू ही होंगे 11th स्टैंडर्ड में, आपने किया ही होगा इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. नहीं भी होंगे तो भी बता दूंगा क्या है. देखो, ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि पहले मैंने जो प्रोसेस वाइज आपको बताया था, एक पूरी प्रोसेस अकाउंटिंग साइकिल हमने पढ़ी थी कि अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पहले जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स. दैट्स इट. वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है जहां से हमें पता चलता है कि हमने प्रॉफिट किया पूरे साल में या लॉस किया. तो ये सारी प्रोसीजर वाइज के अंदर एक ट्रायल बैलेंस का एक प्रोसीजर है, ट्रायल बैलेंस का एक स्टेप है. तो वो स्टेप हमें करना पड़ेगा. अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, देखो आप जर्नल बनाते हो, जर्नल के पास जो लेजर पोस्टिंग करते हो, ठीक है. लेजर पोस्टिंग करने के बाद जो मैं चीज मैं बता रहा हूं अभी करंटली, वो एक बारी देख लेना. यहाँ पे आपने कोई भी एक जर्नल लिखी, सपोज सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लेते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए. ठीक है. आपने ये चीज का लेजर पोस्टिंग अगर आप करोगे, ये चीज का लेजर पोस्टिंग तो एक परचेज अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा जहां पे आप लेजर पोस्टिंग करोगे. मान लेते हैं कि ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट की डेबिट पे आप लिखोगे टू कैश 5,000 रुपए, ये लेजर पोस्टिंग है. और कैश अकाउंट की क्रेडिट पे लिखोगे बाय परचेज, दैट इज 5,000 रुपए, ये लिखोगे. डन है. परचेज एंड कैश, ये दोनों चीज लिखोगे आप. ठीक है. अब क्या क्या होगा, क्या वो मैं बताता हूँ. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये आपने कर दिया. अब सपोज ऐसा मान लेते हैं करंटली कि ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया. तो आप क्या करते हो, फॉर द सेक ऑफ एरिथमेटिक एक्यूरेसी, पैसों के अंदाज में आप एरिथमेटिकल एक्यूरेसी लेने के लिए कि क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल सही तो आ रहा है ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना. तो एक अंदाजित मतलब एक एस्टिमेटेड आइडिया लेने के लिए आप क्या करते हो, टेम्पररी बेसिस के ऊपर ये अकाउंट्स को क्लोज करते हो. टेम्पररी बेसिस के ऊपर ये अकाउंट को मैं क्लोज करूं तो इसका परचेज का कहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा. परचेस का डेबिट बैलेंस, हाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस बोला जाता है उसको. तो यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसका ऐसा प्रोफोर्मा होता है, पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ओके. ऐसा दिखता है नॉर्मली, ऐसा इस तरह से दिखता है. ये रहा प्रोफोर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. अब ये परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो परचेज को कहाँ पे लिखूंगा मैं, सर डेबिट पे लिख देते हैं परचेज अकाउंट करके, परचेज अकाउंट दैट इज डेबिट पे 5,000 रुपए लिख देते हैं. एंड कैश अकाउंट सर, कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है. हालांकि कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है. ठीक है. ऐसा मान लेते हैं करंटली क्रेडिट बैलेंस है, जो समझाने के लिए, हालांकि कैश अकाउंट का हमेशा बोल रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंस होगा जो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि कैश कभी माइनस में नहीं जा सकता. ठीक है. तो कैश का करंटली, ये कैश नहीं है, कोई भी और चीज ऐसी कमीशन है या कोई इनकम है ऐसा समझ लो. तो ये 5,000 रुपए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है वो अकाउंट का. तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए डेबिट और 5,000 रुपए क्रेडिट. ये जैसे ही हुआ, मतलब आप एक आइडिया ले सकते हो कि सर एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने जितने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उन सबको मैंने टेम्पररी क्लोज करके मैंने उनका बैलेंस लिखा ना, एक ट्रायल, इसी वजह से तो ट्रायल नाम दिया है, ट्रायल बैलेंस. बैलेंस इसका ट्रायल करते हैं, सबको डेबिट है तो डेबिट पे लिख दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिख दो, दोनों का टोटल करो क्या वो सेम आ रहा है. दोनों का टोटल अगर सेम आ रहा है, मतलब मैंने एरिथमेटिकली, मतलब नंबर वाइज मैंने कुछ ज्यादा गलती नहीं की है, ऐसा हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि गलती नहीं की होगी, सिर्फ एक एस्टिमेशन, ये हम एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि या गलती हुई होगी या नहीं हुई होगी. थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ गलती नहीं की हो सकती है क्योंकि एरिथमेटिकली थोड़ा हमने सही किया है. तो ये आइडिया आता है, इसी वजह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल का नाम
ट्रायल करते हैं मतलब एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर एक ट्रायल लेते हैं कि क्या हमने बैलेंसेस सही किए हैं ना, उसका ही मतलब है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जिसका यूज करते हो आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो अब पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोला है चैप्टर 1.7 ट्रायल बैलेंस। इट इज अ स्टेटमेंट, और देखो स्टेटमेंट और बोल दिया उन्होंने, स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली कोई अकाउंट, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट ही है। इट इज अ स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। देख लो, लेजर अकाउंट का बैलेंस लिख दे तो या तो डेबिट या तो क्रेडिट, टेकन फ्रॉम वेरियस लेजर एंड पर्टिकुलर डेट टू चेक द एरिथमेटिक एक्यूरेसी। ये एमसीक्यू में बहुत बारी पूछा है उन्होंने, एमसीक्यू में बहुत बारी पूछा है कि एरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एमसीक्यू डन, कि एरिथमेटिक एक्यूरेसी के लिए होता है। पर्पस देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर्पस ऑलरेडी जो मैंने थियोरेटिकली डिस्कस किया ना वही है, बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मतलब क्या, एक अच्छे से अंदाज आ जाता है कि भाई कौन से कितने बैलेंसेस है, क्या हमने सही तरीके से नंबर्स लिखे हैं कि नहीं है, वो सारे अंदाज आ जाते हैं, इसी वजह से उसको बर्ड आई व्यू बोलते हैं। देखो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू विद इट वंस, ऐसा नहीं कि रट्टा ही मार लेना है, ऐसा कुछ नहीं। बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू मतलब हमने अच्छे से देख लिया कि हाँ भाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो है कि नहीं। पॉइंटिंग आउट एरर्स, पॉइंटिंग आउट एरर्स, हाँ कई बार एरर हो जाता है, दोनों का बैलेंस मैच नहीं हुआ, डेबिट और क्रेडिट, सारे बैलेंसेस डेबिट है, सारे बैलेंसेस जो क्रेडिट है सबका टोटल किया, अगर मैच नहीं हुआ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा सर यहाँ पे मैंने कुछ नंबर वाइज लिखने में कहीं ना कहीं तो गलती की है, तो ही मैच नहीं हो रहा है, वरना मैच तो होगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम मैंने फॉलो की तो डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हो उसको ट्रायल बैलेंस का यूज करके ही करते हैं ना हम। देख लेना, जितना भी याद कर लो 11 12 स्टैंडर्ड में आपने जितने भी ट्रायल बैलेंस, जितने भी फाइनल अकाउंट्स किए, सबका बेस क्या था, ट्रायल बैलेंस ही था फाइनल अकाउंट्स का बेस। क्विक रेफरेंस, हाँ आपको तुरंत पता चलता है, क्विक रेफरेंस ले सकते हो कि किस कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, सिंपल एज दैट। क्विक रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ हमारा नॉर्मली टोटल क्या है, बैलेंस शीट का टोटल, ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या है, कौन सा अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, वो सारी चीज, कौन सा अकाउंट में कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो सारी चीज का क्विक रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि एक छोटे से स्टेटमेंट के अंदर सारे अकाउंट्स लिखे होते हैं। हेल्प इन एनालिसिस, बट ऑब्वियस एनालिसिस के लिए हेल्प होता है। ट्रायल बैलेंस आप देखते हो तो तुरंत ही पता चल जाता है कि आपकी एसेट्स कितनी है, लाइव, कई बार तो ट्रायल बैलेंस से आप सीधा रेशियो भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कितनी करंट एसेट है, कितनी करंट लायबिलिटी है, सारी चीजें, इसी वजह से आप रेशियोज और सारी एनालिसिस करने के लिए आपको इजी रहता है। ओके, तो ये एक पर्पस है, नो डाउट, ये एक दो बार पढ़ लोगे चलेगा, ये नोट भी एक बार ही पढ़ लोगे तो चलेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखो दो तरीके से मेथड उन्होंने दी हुई है। एक मेथड क्या है, टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल मेथड। देखो ये पता नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होता, नॉर्मली, नॉर्मली हम जो फॉलो करते हैं ना, हम जो 11 12 स्टैंडर्ड में जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया जाता है, जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, वो नेट ट्रायल बैलेंस होता है। वो कौन सा बैलेंस होता है, नेट ट्रायल बैलेंस सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली मेथड बता रहा हूँ, टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल मेथड। टोटल मेथड का मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल सिंपल बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई भी, सपोज कोई भी एसेट अकाउंट ऐसा मान लो, एसेट अकाउंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि एसेट अकाउंट आपके पास ओपन है, मान लेते हैं कि एसेट अकाउंट है, यहाँ पे टू बैलेंस मैं लिख देता हूँ, सर जी टू बैलेंस है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे मैं बाई डेप्रीशिएशन लिख देता हूँ कि इस साल 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन है सर, ठीक है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन के बाद सीधा आएगा बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन, आ जाएगा सर 40,000 रुपए का, सीधा क्रेडिट डाउन का बैलेंस आ जाएगा 40,000 रुपए है। तो ये 40,000 रुपए मुझे कहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लेके जाने पड़ेंगे, है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो जब ट्रायल बैलेंस का ग्रॉस मेथड होता है ना, ट्रायल बैलेंस ग्रॉस मेथड, इसका मतलब क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे लिखना होता है एसेट अकाउंट, सिंपल एसेट अकाउंट लिखोगे, डेबिट साइड पे टोटल जितना भी होता है, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 50,000 है, तो डेबिट साइड का टोटल लिख दो 50,000 रुपए, तो डेबिट साइड पे 50,000 रुपए लिख दो। और क्रेडिट साइड का टोटल जितना भी, क्रेडिट साइड का टोटल जितना भी होता है, क्रेडिट साइड का टोटल जितना भी होता है ना, वो लिखना होता है। क्रेडिट साइड के यहाँ पे एक दो चीजें और भी होती तो वो लिख देते, जितना भी टोटल होता है, ठीक है, जितना भी होता है वो सारी चीजें आपको लिख देनी है।
तो यहाँ पे 10,000 रुपए लिख दो। तो उसको बोलते हैं टोटल मेथड। डेबिट साइड का टोटल लिखो और क्रेडिट साइड का टोटल लिखो। देखो बैलेंस कितना हो गया, डेबिट साइड पे 50 रुपए, 50,000, क्रेडिट साइड पे 10,000, तो 40,000 रुपए का अल्टीमेटली बैलेंस हो गया ना। सिंपल। इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल मेथड। और हम जो फॉलो करते हैं, आप जो फॉलो करते हो, जो नॉर्मल लाइफ में हम जो फॉलो करते हैं, वो ये है कि अगर यही चीज को मैं सेकेंड मेथड से लिखता, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड से मैं लिखता, तो डेबिट साइड पे सीधा 40,000 ही लिखता। दैट इज व्हाट टोटल, दैट इज व्हाट सेकंड मेथड इज ऑल अबाउट। ये ज्यादा पॉपुलर है, यही हम सब यूज करते हैं। ये वाला यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्यों लिखने का दो दो जगह पे, वरना पता ही नहीं चलेगा किसका कौन सा बैलेंस है। अगर पहली पहली बारी में अगर आप देखोगे तुरंत पता नहीं चलेगा, यू हैव टू सी इट, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल मेथड, और दूसरा है बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस। सिंपल है सेट। और ये आपका ट्रायल बैलेंस का प्रोफोर्मा है। किस तरह से ट्रायल बैलेंस लिखा जाता है, देखो उन्होंने लिखा हुआ है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट आपको लिखने पहले सीरियल नंबर, कि भाई कौन से सीरियल नंबर में वो अकाउंट्स लिखे हुए हैं, वो सीरियल नंबर लिखते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर फोलियो नंबर, एंड फिर डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो आपको लिख देना है। दैट्स इट। इतना ही सिंपल सिंपल से आपका वो चीज, इतना ही सिंपल सिंपल से आपका ट्रायल बैलेंस है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, डन आई गेस सो। इतना ही है ट्रायल बैलेंस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ट्रायल बैलेंस में इतनी चीज आपको बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस जो है उसमें आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मली, अगर आपको एग्जामिनेशन में भी ट्रायल बैलेंस आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है या ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट, मतलब कोई भी अकाउंट आपको दे दे तो वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, उसका बैलेंस नॉर्मली वो आपको पता होना चाहिए विथ रीजन। और वो कैसे पता चल सकता है, जब आपने जर्नल बनाने के जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, 3 गोल्डन रूल्स, वो आपको पता होने चाहिए, और कौन सी कैटेगरी में आपको वो अकाउंट्स को डालने हैं, और वो उसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा वो आपको सोचना आना चाहिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट पे लिखेंगे या क्रेडिट पे लिखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं जरा फटाफट से। देखो इतना ज्यादा फटाफट मैंने सारी चीज ऑलरेडी बता दी है, तो इतना ज्यादा मुझे आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा इसमें अंदर से रीड करने की जरूरत है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो मैंने लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इट। एक बार आप उतना भी पढ़ लोगे, फेयर इनफ। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑलरेडी मैं ट्रायल बैलेंस की बता चुका हूँ, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए होती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फीचर्स भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस भी बता चुका हूँ। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, ये प्रोफोर्मा। इफ यू थिंक, अगर आपको जो अगर आपके पास ये बुक है तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स दिए हुए हैं उसका एक रीजन दिया हुआ है कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो फॉर मी एक एडवाइस रहेगा मेरे साइड से कि ये जितने भी अकाउंट्स है वो एक बार ही जस्ट गो थ्रू करना, कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, उसके रीजंस भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है करंटली, तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसके अंदर से पढ़ सकते हो। मैं पूरा ऊपर से स्क्रोल कर रहा हूँ, तो जितना भी आप लेके जाओगे वीडियो को स्टॉप करके एक बार ही गो थ्रू कर सकते हो वीडियो के अंदर ही। ठीक है, ये दूसरा पेज है, इसको भी आप स्टॉप करके रीड आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये तीसरा पेज है। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू विथ इट वंस। आपको पता है ऑलरेडी कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऑलरेडी सारी चीज पता ही है, पर सिर्फ क्या कि एक बारी जस्ट गो थ्रू कर दिया तो फेयर इनफ। दैट्स इट। इतनी चीज उन्होंने दी है कि भाई डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऑलरेडी पता है, जस्ट गो थ्रू विथ इट वंस तो हो जाएगा। ठीक है, हम इलस्ट्रेशन 32 करते हैं। इलस्ट्रेशन 32 जो एक ही सम उन्होंने दिया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट करने वाला, तो उससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है। एक और सम जो हमने बाकी रखा था आगे वाले चैप्टर्स में, तो वो भी मैं करवा दूंगा अभी। चलो इलस्ट्रेशन 32 करते हैं। देखो उन्होंने स्टेटमेंट बनाया है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट दो तरीके से बन सकता है। एक जो मैंने बताया अभी इस तरीके से, जो मैंने बताया यहाँ पे नोट्स में मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से भी बन सकता है, और दूसरा इस तरीके से भी बन सकता है कि ट्रायल बैलेंस आप लिखोगे तो यहाँ पे ये पूरा डेबिट साइड होगा और ये पूरा क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट वाले अमाउंट यहाँ पे लिखोगे और क्रेडिट वाले अमाउंट यहाँ पे लिखोगे। दैट्स इट। ओके, उन्होंने वो वाला स्टेटमेंट बनाया। इट इज अप टू यू, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे दो तरीके से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो पढ़ते हैं। जो चीज डेबिट होगी वो डेबिट लिख देंगे, जो चीज क्रेडिट होगी वो क्रेडिट लिख देंगे। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, सबसे पहले उन्होंने बोल दिया है
फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स balances prepare a trial balance of Mr. Sen for the year ended 31st March 2022. ठीक है, कैपिटल 80,000 है, कैपिटल 80,000 रुपीज। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। ठीक है, जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है तो वो कैपिटल आपकी लायबिलिटी हो जाती है, तो कैपिटल लायबिलिटी है तो ये रहा, क्रेडिट पे लिख दिया है। ठीक है, सेल्स इनकम, सेल्स इनकम नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, इट इज दैट सिंपल। एडजस्टेड परचेस, देखो हमेशा एडजस्टेड परचेस है ना डेबिट होता है। एडजस्टेड परचेस होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। एडजस्टेड परचेस का मतलब होता है जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक का आपने एडजस्ट कर दिया। एडजस्टेड परचेस में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नॉर्मली एडजस्टेड परचेस में इतनी तीन चीजें आती है। ओके, तो इसी वजह से एडजस्टेड परचेस हमेशा डेबिट होता है। ओके, फिर उसके बाद करंट अकाउंट, देखो क्रेडिट बोल ही दिया है, करंट अकाउंट क्रेडिट बोल दिया है तो क्रेडिट पे ही लिखना। करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, उन्होंने क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, 10,000 रुपए। पेटी कैश हमेशा एसेट है, पेटी कैश हमेशा हमारी एसेट रहेगी क्योंकि इतने पैसे हमारे कैशियर के पास पड़े हुए हैं। सेल्स लेजर बैलेंस, देखो सेल्स लेजर ऑलरेडी मैंने लेजर बताया था ना, तब भी बताया था पर्सनल। ये सेल्स लेजर जो है वो पर्सनल लेजर में आता है और वो है डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर को दूसरा सेल्स लेजर माना जाता है। तो डेटर्स लेजर, डेटर्स का लेजर अकाउंट की हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसी वजह से सेल्स लेजर हमेशा डेबिट होते हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप गलती करोगे, सेल्स लेजर लिखोगे, सेल्स लेजर करोगे मतलब आप ऐसा ही सोच लोगे सेल्स का अकाउंट है तो आप क्रेडिट लिख दोगे। नहीं, क्रेडिट नहीं लिखना है हमें। सेल्स लेजर जो भी होता है ना, सेल्स लेजर आपको डेबिट लिखना है क्योंकि डेटर्स का अकाउंट है। ठीक है, परचेस लेजर मतलब क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम परचेस लेजर क्रेडिटर होता है तो क्रेडिट करने की जरूरत है। सैलरी इज 24,000, तो सैलरी 24,000 खर्चा है, डेबिट कर दिया। कैरेज, कैरेज इनवर्ड खर्चा है, कैरेज इनवर्ड हो कैरेज आउटवर्ड हो खर्चा तो है ना, तो डेबिट ही करना है। ठीक है, तो डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, देख लो, कैरेज आउटवर्ड अगेन, कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस, ये रहा लास्ट में लिखा है कैरेज आउटवर्ड, पर लिखा है खर्चा ही है, दोनों खर्चे तो डेबिट ही करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया, खर्चा है सर, खर्चा है तो डेबिट ही करना है ना। ठीक है, डेबिट कर दो, खत्म करो बात को। बिल्डिंग, बिल्डिंग 80,000, सर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एसेट है हमारी, अगर एसेट है तो एसेट की डेबिट बैलेंस होता है तो बिल्डिंग को मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, अगर आपने ऊपर जो मैंने लिस्ट बताया वो पढ़ के कुछ भी डाउट आ रहा है कि सर यही क्यों डेबिट हुआ, यही क्यों क्रेडिट हुआ, अगर डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा 100%। ठीक है, बिल्डिंग एसेट है इसी वजह से डेबिट हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? पेमेंट करना बाकी, तो पेमेंट करना बाकी मतलब पेएबल, पेएबल मतलब पर्सनल अकाउंट के तौर पे अगर हम सोचे तो पेएबल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो ये रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने सारे रीजंस बता रहा हूँ। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से आपने किसी को इंश्योरेंस पे कर दिया, रिसीवेबल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट तो एसेट हो जाती है, किसी को प्री पे करते हो तो वो आपकी एसेट हो जाती है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। डेप्रीशिएशन खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट पे लिख दो। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, एसेट है आपकी, तो उसको भी डेबिट पे लिख दो। स्टॉक, स्टॉक क्या है? सॉरी, लोन अकाउंट, लोन और क्रेडिट बोला है। लोन दो तरीके की हो सकती है, एक लोन आपने किसी को दी है और एक लोन आपने किसी के पास से ली है। ये क्रेडिट लिखा है मतलब आपकी लायबिलिटी, आपने किसी के पास से लोन लिया है। अगर यहाँ पे डेबिट लिखा होता मतलब आपने किसी को लोन दिया होता तो वो आपकी एसेट हो जाती है। यहाँ पे लायबिलिटी पे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही क्रेडिट बोल दिया है, आपने किसी के पास से लोन लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउट क्रेडिट का मतलब होता है आपको फायदा हुआ है, आपका प्रॉफिट, अभी तक का प्रॉफिट जो है वो उन्होंने अपने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। और अगर पीएनएल अकाउंट डीआर लिखा होता तो वो लॉस है तो वो डेबिट पे जाता। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर आपकी इनकम है, बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम है तो क्रेडिट पे लिख दो। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक 1,20,000 है। स्टॉक हमेशा, स्टॉक आपकी एसेट होता है, एसेट को डेबिट ही करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ भाई, इनकम है, इनकम कहाँ पे जाती है सर? क्रेडिट पे जाती है। फिर अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हमेशा नॉर्मली, देखो ये आपकी बुक में थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली ये इंटरेस्ट अक्रूड नहीं होना चाहिए था, ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था। नॉर्मली अक्रूड होता है ना, अक्रूड इनकम पे साथ लिखा जाता है, पर ये उन्होंने गलती की है प्रिंटिंग में, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट पे करना। ये अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ करेक्टली, ये वर्ड है अक्रूड ही है,
पर प्रिंटिंग में अब एरर की है तो मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पे मतलब क्या है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि पैसे मिलना बाकी, नॉर्मली पैसे मिलना बाकी, तो अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है मतलब आपकी असेट हो जाती है। तो अगर मिलना बाकी एसेट हो जाती है तो उसको क्या पे करेंगे, डेबिट है। सर पैसे मिलना बाकी है ना, अक्रूड, इनकम मिलना बाकी तो रिसीवेबल, तो एसेट है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, लिख दो एसेट सर। प्रोविजन, प्रोविजन की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा क्रेडिट बैलेंस, एंड जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस, दैट्स इट। ये आपका 12,84,000, 12,84,000 ये आपका टोटल आ गया। बस इससे ज्यादा सम्स उन्होंने दिए भी नहीं है, जस्ट आपको आइडिया ही दिया, क्योंकि बड़े सम आने ही नहीं वाले हैं ट्रायल बैलेंस के, तो आइडिया ही दिया है सिर्फ उन्होंने, ठीक है। एक सम हमारा आगे के चैप्टर्स में, एक छोटा सा सम बाकी रह गया था ट्रायल बैलेंस। मैंने बोला था कि जब मैं ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा तब आपको मैं वो सम करवाऊंगा। ये रहा इलस्ट्रेशन 21, ठीक है। पेज नंबर 62 पे था, मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस जब भी कराऊंगा तब मैं कराऊंगा, ठीक है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी सम है, पहले पढ़ते क्या है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ लेजर बूट एंड शू रिपेयरिंग फर्म एज ऑन 31/12/2021 इज 1,66,590। देखो उन्होंने क्या बोला है कि आप एक बूट एंड शू रिपेयरिंग कंपनी हो, आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड आपने जो लिखा था, डेबिट साइड, मैं अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे देता हूँ, ये डेबिट है और क्रेडिट है, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल आया है 1,66,590 एंड यहाँ पे आया है 42,470। ओके, बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना आराम से हो जाएगा। एंड क्रेडिट साइड इज 42,470। ट्रायल बैलेंस सही में तो मैच होना चाहिए ना, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है सर। तो मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ गलती की आपने, कुछ ना कुछ गलती की है, तो गलती किया तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है आफ्टर सेवरल चेकिंग एंड रीचेकिंग मिस्टेक्स आर डिस्कवर्ड। सेवरल चेकिंग के बाद आपने मिस्टेक को डिस्कवर किया और ये मिस्टेक्स आपको समझ में आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। चलो देखते हैं क्या मिस्टेक है और उसको मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी है, एक समझाऊंगा ना तो सारे आ जाएंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक है 14,900 एंड 14,800, यहाँ पे लिखा है। उसके ऊपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी वो पहले पढ़ते हैं। आइटम ऑफ अकाउंट है करेक्ट फिगर, करेक्ट फिगर मतलब क्या, ये आना चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक का ये फिगर होना चाहिए था, लेकिन आपने ये फिगर एज इट अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में आपने कितना फिगर लिख दिया, ये होना चाहिए था और ये कौन सा फिगर लिख दिया, इसका मतलब ये है क्या, करेक्ट फिगर, करेक्ट फिगर ये 14,900 होना चाहिए था, लेकिन ये आपने लिख दिया। अब शांति से सोचते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे आना चाहिए। डेबिट पे मैं पहले समझा रहा हूं सिर्फ, डेबिट पे मुझे लिखना कितना था 14,900, 14,900 मुझे लिखना था स्टॉक के सामने, लेकिन मैंने लिख कितना दिया सर, मैंने लिख कितना दिया, जस्ट अ सेकेंड, मैंने लिख कितना दिया 14,800। तो यहाँ पे मैंने एक चीज की गड़बड़ी कर दी कि मैंने 14,900 की जगह पे 14,800 ऑलरेडी लिख चुका हूं, 14,800 में ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो मुझे 100 रुपए अगर डेबिट पे एक्स्ट्रा लिख दूंगा, अगर 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिख दूंगा डेबिट पे, तो 14,900 पे आ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दूं, देख लो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 14,900 हो जाएगा सर। हाँ जी सर, दोनों का टोटल 14,900 हो जाएगा। पर ये 14,800 वापस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो चीज तो लिख दी है सर, ऑलरेडी आपने वो चीज सर लिख दी है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 100 रुपए लिखेंगे ताकि जो डेबिट पे मैंने 100 रुपए कम लिखे थे वो मैंने ज्यादा लिख दिया। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ कि भाई प्लस में लिखा मतलब प्लस किया है मैंने। ओके, ये ऊपर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको समझा देता हूँ, 14,900 लिखना था, 14,800 आपने लिखा था, इसी वजह से 100 रुपए मैंने लिखे ज्यादा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, पे करना बाकी, लायबिलिटी, लायबिलिटी ये थोड़ा सोचना है। रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी मतलब क्रेडिट पे लिखना है। कितना होना चाहिए था, 61,780, 61,780 अपीयर्स इन डेबिट साइड। अरे सर अपीयर्स इन डेबिट साइड, इसका मतलब कि आपको शांति से पहले देखना, आपको क्रेडिट साइड पे 61,780 लिखना था रिपेयर्स के लिए, लेकिन
आपने डेबिट साइड पे 61,780 लिख दिया। अब आप सोचो, सर ये तो गलत कर दिया, मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना था लेकिन डेबिट पे लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैंने ये कर दिया है, ये डेबिट साइड पे लिखना था मुझे, तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड पे इंपैक्ट लानी है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर एक बार में 61,780 लिखूंगा, अगर एक बार में 61,780 लिखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा। मुझे एक और बार लिखना पड़ेगा 61,780, तब जाके क्रेडिट पे 61,780 आएगा। आप सोचो, आप सोचो, वरना कैसे होगा? या तो आप दूसरी भी चीज तरीके से कर सकते हो, टोटल सही लाना है ना, तो आपको तो सिंपल देखो, अंडू कर दो, सिंपल एज दैट। मैं तो अंडू करने का सोच रहा हूँ। ये तो लेजर का करेक्ट हो ही सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हो, एक और चीज बहुत ईजी है। क्या? कि सर आपने गलती क्या की, मुझे यहाँ पे लिखना था 61,780। हाँ जी सर, वहां पे लिख दो, और यहाँ पे जो गलती से लिख दिया उसको माइनस कर दो 61,780। सिंपल है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे लिखना था क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सर डेबिट साइड पे मैंने गलती की है ना, तो डेबिट साइड से माइनस कर दो, तो डेबिट साइड से मैंने माइनस कर दिया ट्रायल बैलेंस में। सिंपल है सर, माइनस किया इन द सिनारियो, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, डन है। डेबिट साइड पे नहीं लिखा था, डेबिट साइड पे माइनस कर दिया, ओके। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस खर्चा है हमारा, हाँ जी। डेबिट पे 2160 लिखना था खर्चा, डेबिट पे 2160 लिखना था, लेकिन हमने लिख दिया कितना? 2400। सर मुझे लिखना था रेंट और टैक्सेस का खर्चा, लिखना था 2160 लिखना था, और मैंने ज्यादा लिख दिया, तो कम कर देता हूँ। 2400 मैंने लिख दिया, मुझे लिखना था 2160, मतलब 240 रुपए मैं माइनस कर दूं डेबिट साइड पे। मुझे डेबिट साइड पे 2160 ही लिखना था, मैंने लिख दिया 2400, तो मैंने 240 रुपए जो ज्यादा लिख दिया वो माइनस कर दिए डेबिट साइड पे। हो गया काम। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने होने चाहिए थे? 6070 होने चाहिए थे, लेकिन मैंने लिखे कितने? 5900। क्रेडिटर क्रेडिट होने चाहिए, क्रेडिटर्स हैज टू बी क्रेडिटेड। तो मुझे लिखना कितना था यहाँ पे? एक्चुअली लिखना था 6070, 6070 लिखना था, लेकिन ऑलरेडी मैंने 5090 लिख दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट पे 6070 पे अगर जाना है, ऑलरेडी क्रेडिट पे मैंने 5900 ही लिखा है, 5900 ही लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 170 रुपीज अगर मैं प्लस कर दूंगा क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा, तो मेरा काम हो जाएगा, ओके। फिर सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट पे। देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया नहीं है ना, मतलब ऐसा ही समझना कि करेक्ट जगह पे ही लिखा है, सिर्फ अमाउंट में गलती की। सिंपल है। यहाँ पे देखो, ये रिपेयर्स वाले में कैसे उन्होंने लिख दिया है स्पेसिफिकली कि हमने जगह भी चेंज कर दी। अगर उन्होंने जगह चेंज करने के लिए कुछ नहीं बोला है ना, तो उन्होंने करेक्ट जगह पे ही लिखा है, सिर्फ अमाउंट में गड़बड़ी की है बस। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में सन्ड्री डेटर्स मतलब डेबिट होना चाहिए। डेबिट पे कितना फिगर आना चाहिए था? 8060, मतलब 8060 आना चाहिए था, लेकिन लिख दिया कितना? 8310। मतलब मैंने ज्यादा लिख दिया, मैंने डेबिट पे ही लिखा लेकिन ज्यादा लिख दिया, तो कम कर देते हैं। तो डेटर 8310 माइनस 8060, माइनस कर देते हैं। 250 रुपीज ज्यादा लिख दिया था, उसको मैं माइनस कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे प्लस लिखा है वहां प्लस करो, जहां पे माइनस लिखा है माइनस कर दो, आपका टोटल आ जाएगा 104,420, 104,420। दैट्स इट, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। ये इतना ही था आपका ट्रायल बैलेंस में आज के वीडियो में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हो गया, इतना ही है। फिर इसके बाद वाली जो एडजस्टमेंट एंट्री एंड एरर्स वाली जो एंट्री है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो करवाने के बाद उसके एमसीक्यू करवाऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यू भी आपको रिलेट करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यूज जो होते हैं ना, वो रेक्टिफिकेशन के साथ रिलेट करके वो लोग पूछते हैं। तो इसी वजह से इसके अलग से एमसीक्यू करवाने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन में करवाऊंगा, उसके बाद वाले जितने भी एमसीक्यू इसके साथ इंक्लूड करके मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें जो मैं करवा रहा हूँ। जितना भी हेल्पफुल आपको हो सकता हूँ मैं करूंगा, अपने पूरी कोशिश करूंगा कि सारा सिलेबस पूरा ही जल्दी से जल्दी खत्म करें हम, और थोड़ी रिवीजन की प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।